everyone, and welcome back on my YouTube channel once again. So हमारा टॉपिक क्या था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो देखते हैं, ये हमारी हो गई एंगुलर वेलोसिटी और ये हो गई हमारी लीनियर वेलोसिटी। तो क्या हो गया था इनमें हमारा, ये टाइम हमने टी से लेकर टी प्लस डेल टी तक ले रखा था। ये हमारी वेलोसिटी v1 थी, ये v2 थी। तो ओमेगा क्या होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल थीटा अपॉन डेल टी, वेयर थीटा इज द एंगल एंड टी इज द टाइम। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, ये होगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी और ये होगी आपकी लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है, स्पीड बाय टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर यहाँ पे आगे हम क्या लिख आगे क्या हो जाएगा आपका डेल एस की वैल्यू आ जाएगी आर इंटू डेल थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे हो गया आपकी रेडियस आर और एंगल हो गया डेल थीटा, आर इंटू डेल थीटा। तो आपकी लीनियर वेलोसिटी क्या आ गई यहाँ पे फ्रॉम द एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या आएगी आपकी v इज इक्वल टू आर डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो v इज इक्वल टू आर डेल थीटा अपॉन डेल टी क्या आ जाएगा आपका ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या थी डेल थीटा अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ओमेगा लिख देते हैं। तो ये हो गई आपकी लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल क्या होता है, जो सेंटर के टुवर्ड में लगता है, वो फोर्स होता है आपका जो सेंटर की तरफ लगता है, उससे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो क्या होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल the acceleration associated with uniform circular motion is called centripetal acceleration। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। उसके लिए अगर मान लो कोई भी है हमारा जैसे सर्कुलर पाथ ले लिया हमने, ये हो गया आपका सेंटर, इसको मान लिया सी, और ये टुवार्ड द सेंटर, क्योंकि ये सेंटर के टुवार्ड में होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जैसे इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, तो क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन ए ऑफ मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल वी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, फिर फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा आपका डेल वी अपॉन टी। अगर इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे वी का फॉर्मूला होता है, जैसे हमारा वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी v बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी आपकी v बाई आर का स्क्वायर इंटू आर। अगर हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा निकल के अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज v स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो क्या होता है कि एनी कर्व पाथ, कोई भी पाथ जो कर्व हो थोड़ा सा, जैसे मान लो ये आपका पाथ है ऐसे कर्व, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर वे में ऐसे, या फिर ऐसे मान लिया हमने, तो ये क्या होगी आपकी, जैसे ये सेंटर है, सेंटर के टुवर्ड में आ जाएगा ये एक्सेलरेशन आपका ए सी से शो करेंगे इसको हम, और ये आपकी यहाँ पे इस तरफ से ऐसे वेलोसिटी निकल के आएगी। तो क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एनी कर्व पाथ,
कैन बी अज्यूम टू बी ए पार्ट ऑफ सर्कुलर आर्क। जो सर्कुलर आर्क है उसका एक पार्ट होता है, कोई भी सर्कुलर कर्व पाथ होता है उसको अज्यूम कर लेते हैं कि सर्कुलर आर्क का पार्ट है ये। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क इज विच फिट्स एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व। जैसे कि ये फिगर में दिखा रखा है हमने, इसके पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स हो रहा है इस कर्व के, तो ये होगी हमारी सर्कुलर आर्क। ठीक है, ये कर्वेचर पाथ पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपकी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसमें हमने आज पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रिलेशन लीनियर वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी में, और आपकी एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब इनमें रिलेशन निकाला और अलग अलग से इनकी डेफिनेशन भी पढ़ी। और प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई आपकी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिट 5. सो आवर नेक्स्ट यूनिट इज force. Unit 5, that is force. Force, which is basically laws, comes in laws of motion. Laws of motion. But before starting this today's topic, I want to ask a question that in our daily life there's many type of activities we can see around us, like throwing a ball and moving a car. So can you tell me that what is the reason behind it, why they behave like this? Let me explain that what is the reason. There is only one reason and that is force. क्योंकि उनके पीछे अगर वो मूव कर रही है कोई भी गाड़ी, तो उसमें जो फोर्स इंजन होता है उस पर हमारा फोर्स लगता है, उसी की वजह से वो काम करता है। अगर कोई भी बॉल है, गेंद है, हम उसको फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा फोर्स लगेगा और उसकी वजह से वो मोशन में आती है। तो ये सब आपका आता है फोर्स में, लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, तो फोर्स क्या आता है आपका, फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंसी which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or the direction of motion of a body. तो सिंपली अगर हम कहें तो फोर्स क्या होता है, ये वो एक्सटर्नल एजेंसी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकती है, या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी स्टेट को चेंज कर सकती है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जैसे मोशन में होता है तो उसको चेंज कर सकती है। जैसे यहाँ पे पेन है, अगर मान लो ये मोशन में, तो इसको रोकने के लिए मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा जैसे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स। अगर मान लो ये रेस्ट में है तो इसको अगर मोशन में करना है, इसकी स्टेट है जो ये, इसको चेंज करना है तो क्या होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, जैसे ऐसे। तो ये हो गया मोशन में। अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज सिंपली एन एक्सटर्नल एजेंसी, अ पुश और अ पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का, m इंटू एल टी माइनस 2 फोर्स। ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास हो गया आपका m और एक्सेलरेशन हो गया आपका एल टी माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट। ठीक है, माइनस उसमें स्क्वायर हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। और एस आई यूनिट क्या होती है इसकी, अगर हम बात करें एस आई यूनिट की, तो एस आई यूनिट होती है हमारी न्यूटन। फोर्स की एस आई यूनिट होती है न्यूटन। अगर फोर्स को अप्लाई करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो फोर टाइप में इफेक्ट दिखाता है। जैसे फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप अ मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसकी मोशन को या तो उसको स्टार्ट कर सकता है फिर स्टॉप कर सकता है फोर्स की वजह से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर ये रेस्ट में है तो इसको अगर मोशन में लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये मोशन में है तो अगर इसको स्टॉप करना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा।
ठीक है। एक आता है आपका पॉइंट कि फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेकिंग इट टू मूव स्लोअर और फास्टर। इसकी जो स्पीड है उसको भी फोर्स चेंज कर सकता है। अगर कोई ज़्यादा स्पीड में है तो उसको उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा स्लो है और उसको फास्ट करना है तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। अब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स से। और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस शेप को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी मेटल हो गई, उस पर अगर हम ज़्यादा फोर्स कर लगाएंगे तो उसकी शेप में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है जैसे एक बार मैग्नेट होता है आपका, बार मैग्नेट कैन अट्रैक्ट एन आयरन नेल फ्रॉम अ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस पे थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, जो अगर हम चुंबक रख देते हैं तो थोड़ी सी डिस्टेंस होती है उनके बीच में, उस डिस्टेंस से भी उनको उनमें अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि दिस इज सो दैट एन एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स, क्या होता है वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल होता है और एक मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका, वो वहाँ पे लगता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ए बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। मैग्नेट में अगर डिस्टेंस से, अगर एक मैग्नेट आपका मान लिया यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो आपका इतनी डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट कर लेता है ये। यहाँ पे एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल और एक हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एंड फोर्स इज अ पोलर वेक्टर, हमारा फोर्स है जो वो पोलर वेक्टर है। और एक पॉइंट और बात करें तो ये क्या है, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द नेट फोर्स। जो वेक्टर सम जो मीन्स जो आपका टोटल फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, क्या है अपना लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, ये गैलीलियो ने दिया था इसको फर्स्ट टाइम। गैलीलियो फर्स्ट एजर्टेड दैट ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड object move with a constant speed when no external force act on them. He arrived at his revolutionary conclusion। वहाँ पे उसने कंक्लूजन निकाले थे, क्या थे, जैसे गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था विद सिंगल इंक्लाइन प्लेन के साथ। सिंगल इंक्लाइन प्लेन में क्या किया था उसने, जैसे यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन बनाया तो उसने देखा कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड तो उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन देन इट्स स्पीड इंक्रीज, ठीक है। और अगर सेकंड केस में उसने देखा था कि ऑब्जेक्ट को जब हम अपवर्डली मूव करा रहे हैं इंक्लाइन प्लेन से तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा निकल के, जैसे ये यहाँ से हो गया आपका ऑब्जेक्ट, अगर इसको अपवर्डली मूव करा रहे हैं तो क्या आएगा आपका रिजल्ट कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव अप ऑन द इंक्लाइन प्लेन दैट इज स्पीड डिक्रीजेस, दैट इज रिटार्ड्स। अगर उसके स्पीड में डिक्रीज, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो, ठीक है। और नेक्स्ट था उसका एक और एक्सपेरिमेंट किया था उसने कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया जैसे आपका ये, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो क्या आएगा यहाँ पे रिजल्ट कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर शुड बी नो एक्सेलरेशन नो रिटार्डेशन। मीन्स कि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा और ना ही कोई रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन क्या होता है कि जो भी आपका अगर पॉजिटिव वे में अगर आपकी स्पीड इंक्रीमेंट हो रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे हो जाता है आपका एक्सेलरेशन। और अगर नेगेटिव तरफ में अगर आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पे होता है आपका रिटार्डेशन। तो यहाँ पे ना तो रिटार्डेशन होगा और ना ही आपका एक्सेलरेशन होगा, तो क्या होगा यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है वो उसी स्पीड से जाएगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसकी स्पीड में। और फिर गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था टू इंक्लाइन प्लेन के साथ, अगर उनको दोनों को कंबाइन किया जाए तो क्या होगा, इसमें देखते हैं उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया था। जैसे उसने बनाया इंक्लाइन प्लेन, दो इंक्लाइन प्लेन लिए और दोनों को अटैच कर दिया आपस में, तो
उसमें क्या निकल के आया था, उसकी कंक्लूजन, उसने देखा कि इसमें अगर when an object roll down one of the inclined plane it climbs up the other, ये अगर यहाँ से चला है तो यहाँ तक पहुँच जाता है ये, बट इसके पास तक, इसके ऑलमोस्ट नियर हो जाता है, बिल्कुल पास में आ जाता है, बट जो सेम हाइट होती है ना वहाँ तक कम्प्लीटली नहीं पहुँच पाता बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, इसी वजह से जो ये इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये इसकी बिल्कुल यहाँ पे इसके बिल्कुल पास तक चला जाता है, बट इसके बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे नहीं आ पाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन होता है थोड़ा सा, तो यहीं से वापस चला जाता है। When there is no friction, the final height of the object is same as the initial height। अगर मान लो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो इसकी जो इनिशियल हाइट है वो इक्वल हो जाती है उसकी फाइनल हाइट की, ठीक है। और सेकंड में देखा था उसने कि सेकंड केस में क्या किया उसने, जो है इंक्लाइन प्लेन है ना इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, जैसे यहाँ तक बना दिया हो। तो डिक्रीज में क्या हुआ था, व्हेन द स्लोप ऑफ द सेकंड इंक्लाइन प्लेन इज डिक्रीज द ऑब्जेक्ट स्टिल रीच द सेम फाइनल हाइट बट द ऑब्जेक्ट हैज़ टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस टू अटेन द सेम हाइट। सेकंड केस में जब इसकी हाइट को डिक्रीज किया तो क्या देखा उसने कि ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से मूव कर रहा है तो उसकी सेम हाइट तक ऑलमोस्ट पहुँच जाता है वो ये ऑब्जेक्ट, बट क्या होता है इसको जो ट्रैवल करना पड़ता है वो थोड़ा सा दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। इस केस में he has to travel a longer distance to attain the same height। उसी सेम हाइट को तक पहुंचने के लिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा मूव करना पड़ता है, ठीक है। और अगर थर्ड केस की बात की जाए तो उसने एक जो सेकंड इंक्लाइन प्लेन था उसको हॉरिजॉन्टल बना दिया, मीन्स उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे देखा तो क्या हुआ आपका, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है अगर यहाँ से नीचे आएगा तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, यहाँ पे उसने व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल एन इनफाइनाइट डिस्टेंस इन द आइडियल सिचुएशन, वो जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल किया उसने। अगर इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे बात करें इस सिचुएशन में, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द ऑब्जेक्ट मूव फॉर एवर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऐसे ही मूव करे कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो फॉर एवर मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो ये थे उसके 3 एक्सपेरिमेंट गैलीलियो के, इन 2 इंक्लाइन प्लेन के साथ और फिर इंक्लाइन प्लेन के साथ सिंगल के साथ, ठीक है। अब बात आती है इनर्सिया पे, क्योंकि इसने लॉ ऑफ इनर्सिया दिया था। तो इनर्सिया होता क्या है आपका, द टर्म इनर्सिया मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है या वो मोशन में है या रेस्ट में है, उसकी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अगर उसकी सिचुएशन में कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो क्या होता है वहाँ पे आपका इनर्सिया, तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे इनर्सिया है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई भी इफ़ अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ ट्रेन, अगर कोई ट्रेन में खड़ा है कोई लड़का, अगर ट्रेन रेस्ट में है, बट जब ट्रेन मूव करती है तो उसको झटका लगता है पीछे की तरफ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो नीचे वाली बॉडी है वो अटैच हो रही है ट्रेन से, ट्रेन के सरफेस से, और ट्रेन जब मूवमेंट में आती है तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी मूवमेंट में आ जाता है, वो भी मूव करने लगता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रेस्ट में ही रह जाता है, इसलिए उसको एक झटका लगता है जिसे हम बोलते हैं इनर्सिया। तो इसी वजह से होता है इनर्सिया। क्या होता है, द टर्म इनर्सिया मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, तो उसमें एक रेजिस्टेंस आ गया, ये होता है आपका इनर्सिया। क्या होता है इनर्सिया ऑफ रेस्ट, क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये उसकी पोजीशन रेस्ट में ही रहती है। जैसे मैंने अब एग्जांपल दिया था ट्रेन का, अगर उसका ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रह जाता है, और इसी वजह से हमें झटका लगता है, तो इसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब अगर बात करें हम इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है आपका, इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी में रहती है,
जैसे एग्जांपल देखते हैं, व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप। अगर आप मान लो बस में बैठे हो और बस मोशन में है, मीन्स से चल रही है, अगर वो एकदम से उसके ब्रेक लग जाते हैं, वो रुक जाती है, तो क्या होता है, हम आगे की तरफ हमें झटका लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी थी वो बस के साथ मूवमेंट में आई थी, मूवमेंट कर रही थी, बट हमारा जो निचला हिस्सा था वो उस बस की सरफेस के साथ लग के अगर बस स्टॉप हुई तो हमारा नीचे वाला हिस्सा भी स्टॉप हो गया, तो हमें आगे की तरफ झटका लगा। इसी वजह से, क्योंकि व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप और अप्लाई द ब्रेक, देन अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ, क्योंकि एज द बस स्टॉप द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कम्स टू द रेस्ट along with the bus while the upper part of his body continue to remain in the motion। क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया फिर आपका, ठीक है, इसलिए इनर्शिया की वजह से, और फॉल्स फॉरवर्ड और आगे की तरफ झटका इसी वजह से लगता है आपका, इनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अगर बात करें, रेस्ट की हो गई, मोशन की, अगर डायरेक्शन में देखें तो डायरेक्शन क्या होती है, जैसे अम्ब्रेला लेते हैं हम रेन के टाइम पे, एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, द रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड अगर रेन हो रही है हमारी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा केस, दैट द इफ द रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड that can't be change the direction of motion and wet us with the umbrella on। हम अम्ब्रेला के साथ भी भीग जाते हैं जब अगर ड्रॉप, जो रेन ड्रॉप है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है हमारी तरफ, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। आपका ये हो गया इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है कि हमारी जो भी पोजीशन है हम उसी पोजीशन में रहते हैं, तो वहाँ पे जो उस पोजीशन में रहने के लिए एक रेजिस्टेंस लगता है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। जैसे ट्रैवलिंग के दौरान मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए, अगर रेस्ट में है तो वहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लगता है, इसलिए हमें को झटका लगता है, क्योंकि हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आती है आपके न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने जो लॉ दिए थे उनको पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ, सो व्हाट इज द न्यूटन लॉ। न्यूटन ने 13 लॉ दिए थे हमें मोशन के। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है आपका, देखते हैं चलो। न्यूटन फर्स्ट लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that situation। न्यूटन का अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर मान लो कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। जैसे अगर कोई गाड़ी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी तब तक उस पर ब्रेक नहीं लग जाते। ब्रेक क्या है, हमारे वहाँ पे एक तरह का फोर्स है उसको मोशन को रोकने के लिए, ठीक है। या फिर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी तब तक हम उस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। जैसे ये बुक है, आपकी नोटबुक है, ये इस पे टेबल पे रखी है, तो जब तक हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये ऐसे ही इसी पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी। इफ अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड एक्सटर्नल फोर्स हैज़ टू बी अप्लाई ऑन इट टू मेक इट मूव। कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें, जैसे मैंने अभी से उठा लिया ऊपर की तरफ तो ये एक्सटर्नल फोर्स लग गया, तो हम कह सकते हैं कि जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे तो इसकी जो सिचुएशन है, स्टेट है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। फिर अगर बात आती है सेकंड पार्ट की, तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे गेंद है, अगर हम उसको अगर उसको गेंद है उसके साथ अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करेगी तब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। और गेंद पर एक्सटर्नल फोर्स क्या लगता है, फ्रिक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड स्लो होती होती और बाद में स्टॉप हो जाती है, ठीक है। द बॉल मूव्स थ्रू अ लार्जर डिस्टेंस ऑन अ स्मूथ फ्लोर, क्योंकि स्मूथ फ्लोर पे ज़्यादा दूर तक जाती है गेंद। और अगर बात करें उसकी, अगर रफ ग्राउंड होगा
तो वहाँ पे उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन है आपका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट सेज दैट अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में, कांट चेंज इट्स सेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो अपनी खुद की डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी आपकी वही बात आती है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो करते हम, तब तक उसकी स्टेट जैसी है वो वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। अगर उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट ही रहेगी, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लग जाए। ठीक है, अगर जो हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये कहीं ना कहीं ये हमारा इनर्शिया को भी डिफाइन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इनर्शिया में भी अगर कोई बॉडी इसकी पोजीशन रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही होती है जब तक इसको चेंज ना किया जाए, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एवरीबॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ rest or of uniform motion unless an external force act upon it. This depicts that a body by itself can't change its state of rest or of uniform motion along a straight line. वो खुद से चेंज नहीं कर सकती, उसे चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए है। तो ये हो गया आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब बात आती है आपकी मोमेंटम पे। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by the body. ठीक है, so what is a momentum? So मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ये कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है उसके मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस बॉडी का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कैसी है, वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, ये सब हम मोमेंटम में देखते हैं। मोमेंटम क्या होता है, इट्स सिंपली द मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of a body. Momentum of a body is the quantity of motion possessed by the body. It is defined to be product of its mass and velocity and it is denoted by p. ठीक है, p is equal to mass into velocity. p is equal to mv. और अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी, और फॉर्मूले से देखें हम इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मास को मेजर करते हैं केजी में, केजी, और वेलोसिटी होगी आपकी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या आ गई आपकी यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में मास को हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, तो आ जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपका यहाँ पे, चलो देखते हैं इसके एग्जांपल, इसके फॉर्मूले से। यहाँ पे मास केजी हो गया आपका मास m1, और मीटर होगी आपकी लेंथ के लिए l, और ये हो जाएगी आपकी सेकंड टाइम के लिए, पर सेकंड है तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी -1, mlt -1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होती है, इट्स सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है आपका, मोमेंटम। ठीक है, अब आते हैं इसके, अगर केस देखें वेरिएशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है, वेरिएशन ऑफ मोमेंटम चलो देखते हैं। मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, लेट्स टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m आर मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटी v1 एंड v2, जहाँ पे जो v1 है वो ग्रेटर देन v2 होगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके दो, वो उनका मास m है और वेलोसिटी है आपकी v1 और v2, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, देखते हैं। चलो ये हो गया आपका मोमेंटम, ये वेलोसिटी, कांस्टेंट होगा आपका मास यहाँ पे। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका p1, यहाँ पे मास सेम रहेगा, मास कांस्टेंट, और वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v1 v2 m v1, और p2 कोई ऑब्जेक्ट उसका मास सेम है और वेलोसिटी है v2 ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं हम इनमें रिलेशन निकालेंगे, p1 अपॉन p2 क्या आ जाएगा आपका,
P1 की वैल्यू mv1 अपॉन mv2, mv1 अपॉन mv2, m से m कैंसिल आउट, v1 अपॉन v2, p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू v1 अपॉन p2. So if v1 is greater than v2 then p1 is greater than p2. ठीक है. It is graphically represented in a figure. Thus the momenta of bodies having equal masses are proportional to their velocity. अगर इक्वल मास इक्वल है किसी भी बॉडी का तो प्रोपोर्शनल होंगे देयर वेलोसिटी के, आर प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटी. ठीक है. अगर मास सेम है तो ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में होंगे. एंड सेकंड केस देखते हैं हम. सेकंड केस में क्या है, लेट अ हैवियर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है. एक हैवी ऑब्जेक्ट है उसका मास मान लिया हमने m1 है, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसका मास मान लिया हमने m2. अगर तो यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ये आपकी p मोमेंटम, ये हो जाएगा आपका मास. तो p1 क्या आ जाएगा आपका m1v, क्योंकि यहाँ पे v कांस्टेंट ले रखा है. फर्स्ट केस में हमने मास को कांस्टेंट लिया था, अब यहाँ पे वेलोसिटी को कांस्टेंट लिया, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, एंड p2 हमारा हो जाएगा m2 इंटू वी. तो अगर हम करेंगे p1 अपॉन p2 तो क्या आएगा, p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू, आउटकम क्या आएगी इसमें, m1v अपॉन m2v इज इक्वल टू, v से v कैंसल आउट, m1 बाय m2. तो p1 p2 हो जाएगा आपका m1 बाय m2 के इक्वल. ठीक है. तो इसमें p1 बाई p2 इज इक्वल टू m1 बाई m2. अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो p1 भी ग्रेटर देन p2. इट इज़ अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इन अ फिगर. देन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैविंग इक्वल वेलोसिटी एंड डिफरेंट मास, देन द इक्वल वेलोसिटी आर प्रोपोर्शन टू देयर मासेस. ठीक है. अगर v कांस्टेंट लिया हमने तो यहाँ पे जो आपके मास है वो प्रोपोर्शन हो जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में. अगर m को हमने मास को कांस्टेंट लिया तो यहाँ पे वेलोसिटी के एक प्रोपोर्शन में हो जाएंगे. और थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं और उनकी लीनियर मोमेंटम इक्वल है, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे p कांस्टेंट मान लिया हमने, p कांस्टेंट, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे m, ये हो जाएगा आपकी v डायरेक्शन. तो क्या होता है यहाँ पे p इज इक्वल टू p1 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू आपका p, क्योंकि यहाँ पे p कांस्टेंट है. तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. सो v2 बाई v1 इज इक्वल टू m1 बाई m2. अगर रिजल्ट देखें, अगर हमारा इसमें m1 है जो एक ग्रेटर देन m2 होगा, तो v1 है वो होगा हमारा लेस देन v2, क्योंकि ये हमारे हो गए इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है. इसलिए इट इज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बाय a figure. Thus the velocity of a body having equal linear momentum are inversely proportional to their masses. यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी इनके मासेस के. ठीक है. यहाँ पे तीन केस लिए, एक में हमने मास को कांस्टेंट लेके देखा, एक में हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट लिया और एक में हमने p को कांस्टेंट लिया. तो ये आपके हो गए तीनों केस. एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. I hope you'll understand it very well, and thanks for watching my video.